कथक ने आपको चुना या आपने कथक को चुना? मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ मेरे गुरु की वजह से हूँ, जो उन्होंने देखा, परखा और मुझे समझा और समझाया। स्टेज पे जब आप जाते हो उसका ऑरा बहुत अलग होता है। एज अ डांसर you have to be on your best of health. No matter what, No the matter show what. must go on. Yes, I was on the stage and I was enjoying, and there was some connection, some power that helped me give what I know. Oh my God. अगर आपके साथ कुछ हो रहा है या आपका अवेयरनेस नहीं है तो वो स्टेज पे दिख जाएगा। कुछ सेल्फ लव के बारे में हमें बताओ। डांस इज अ मीडियम टू रिमेम्बर हू यू आर। जब मेरे गुरु मेरे सामने बैठे हैं वो तब ऑफ कोर्स बहुत नर्वसनेस भी हुई है और डर भी लगा है, बट मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस हुई है। जो आप डांस करते हैं क्या वो मन उतना ही नाच रहा होता है? शीश मुकुट बंसी मुखबाजे चपल नयन कुंडल छलके, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मंद मंद माधुरी मुस्के, मधुधा 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 मधुधा। क्या लगता है कि कभी बॉलीवुड में या हॉलीवुड में काम मिलेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रुचि भैराली। बातों बातों में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कहते हैं ना, होनहार बीरबान के होत चिकने पात। जब भगवान किसी के अंदर हुनर डालकर भेजता है ना दोस्तों, तो बचपन में ही माँ बाप को, आसपास के लोगों को पता चल जाता है कि इस बच्चे में कोई ख़ास बात ज़रूर है। आज बातों बातों में हमारी जो गेस्ट हैं उनमें भी बहुत सारी ख़ास बातें हैं जिनका पता उन्हें 4 साल की उम्र में ही चल गया था। और ख़ास तौर पर न केवल उनको, उनके आसपास रहने वाले उनके माता पिता, उनके गुरु उन्हें पहचान गए थे कि भगवान ने बहुत ख़ास चीज़ें इनके अंदर डालकर भेजा है। मैं बात कर रही हूँ वेरी टैलेंटेड प्रोफेशनल कथक डांसर आम्रपाली भंडारी, जो एक बहुत ही टैलेंटेड कथक डांसर होने के साथ साथ एक मॉडल भी हैं और एक एक्टर भी हैं। तो आइए मिलते हैं आम्रपाली भंडारी से। वेलकम टू बातों बातों में। Thank you so much. Thank you for such a wonderful interview and this amazing introduction. Thank you so much. You deserve that. और मुझे लगता है कि जैसा कि अभी हमने बात की, हुनर भगवान डालकर भेजता है, तो क्या लगता है कथक ने आपको चुना या आपने कथक को चुना? मुझे लगता है कि कथक ने ही चुना है मुझे। और इतनी छोटी सी उम्र में जब मम्मी ने देखा कि मैं गानों पे डांस कर रही हूँ और कोई भी म्यूज़िक चलाती थी और मैं बस उठ के नाचती थी, तो उनको भी लगा कि कुछ इसको थोड़ा आगे पुश करना चाहिए। मतलब 4 साल का बच्चा अगर संगीत सुनकर, म्यूजिक सुनकर थिरक रहा है तो बड़ी नेचुरल सी बात लगती है, लेकिन जब वो बहुत फाइनली करता है परफॉर्म, तब लगता है कि ये कुछ खास है, ये कुछ अलग है। ऐसा ही कुछ हुआ था? हाँ, और इसका श्रेय आई थिंक मैं अपनी मम्मी को और पापा को, दोनों को ही दूंगी, क्योंकि जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैन मम्मी कंसीव्ड मी, शी यूज़ टू ऑफ कोर्स वर्क इन अ स्कूल, और उनके स्कूल में एक म्यूज़िक रूम होता था। अच्छा। और वो वहाँ जाके भजन सुनती थी। वो वहाँ जाके इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में जैसे जो हमारे टीचर्स होते थे वो गाने सुनती थी और उनको बहुत पसंद था। तो शायद मैंने कोक में ही सुन लिया ये सब और मुझे वहीं से। और ऐसा माना जाता है कि अगर मदर जो है, जैसी उनकी इच्छाएं होती है, जैसा व्यवहार होता है, जो उस समय की उनकी पसंद होती है, वो बच्चे के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो वो संस्कार आ गए। एब्सोल्युटली। और मेरे पापा से भी मैंने बात सुनी थी कि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अगर लड़की होगी तो आम्रपाली ही नाम रखेंगे और वो डांसर ही होगी। ओह माय गॉड। और अगर लड़का होगा तो हर्षवर्धन नाम होता मेरा और वो भी आर्टिस्ट ही बनता। पर ये पहले से ही मेरे माता पिता के, आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने जैसे सोचा और वैसे ही भगवान ने चाहा और यूनिवर्स ने भी वैसे ही करा। यूनिवर्स सुनता है जब आप कुछ दिल से मांगो, और बड़ी शिद्दत से माँ बाप भगवान से औलाद मांगते हैं तो भगवान सुन लेता है। आम्रपाली तो हिस्ट्री में भी हम एक नाम पढ़ते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी थी, डांसर थी, जिनका जिक्र हिस्ट्री में आता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने उसी नाम से प्रेरित होकर ये नाम रखा होगा या सोचा होगा। एब्सोल्युटली। और जब मैंने पढ़ा आम्रपाली के बारे में कि वो शी वॉज द राज नर्तकी एक टाइटल होता है, यू नो, द कोर्ट डांसर, एंड उनको वो खिताब मिला था। और उसके बाद उन्होंने बहुत, मतलब उसमें बहुत माहिर थी जो डांस करती थी,
लेकिन फिर उन्होंने स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका रुझान हुआ और फिर वो गौतम बुद्ध की शरण में चली गई, तो वो फिर उनकी भक्त बन गई थी। बट बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वो भी हमारी हिस्ट्री का। तो नाम ही बहुत खूबसूरत है, और ना केवल माँ बाप ने ये इच्छा जाहिर की भगवान से कि ऐसा बच्चा चाहिए, उन्होंने दिया, आपने उसे बखूबी निभाया है। इतने अच्छे प्लेटफॉर्म्स आपको मिले और आपने अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर अपने आप को साबित किया है। मैं आपकी उस छोटी सी जर्नी के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी उम्र बहुत, यू आर वेरी यंग, बट स्टिल फ्रॉम, अगर आप 4 साल की उम्र से डांस कर रहे हो तो आपकी जर्नी लंबी हो जाती है। जी। जब से आप इस धरती पर आए हैं 4 साल बाद, तो आप रियाज करने लगे, डांस करने लगे, तो कैसा रहा? जी, तो शुरू में तो एज अ हॉबी क्लास मैं जाती थी। घर के पास ही एक डांस स्कूल था वहाँ पे, और वहाँ पे तो फोक म्यूज़िक पे सिखाते थे, कथक की भी थोड़ी बहुत चीज़ें बेसिक्स वगैरह सीखने को मिलता था। बट जब मैं थोड़ी बड़ी हुई 6 साल की, तब मेरी मम्मी के ही स्कूल में एक तबला प्लेयर हैं, फतेह सिंह गंगानी जी, उन्होंने मुझे पहला डांस सिखाया। कृष्ण के ऊपर कुछ उन्होंने एक बंदिश सिखाई और मैंने वो प्रेजेंट करी स्कूल में, और वो भी बहुत ब्यूटीफुल। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि वो ऐसे हाथ पकड़ के मुद्रा, ऐसे खड़े होना है, पैर को इधर करके ये निकास बनाना है, तो वो सब मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, उन्होंने ऐसे किया। और फिर उन्होंने ही मेरे को रेकमेंड किया अपने बड़े भाई के लिए कि मैं उनके पास, उनके सानिध्य में जाके सीखूं। तो पंडित राजेंद्र कुमार गंगानी जी उनका नाम है, मेरे गुरु। और आई थिंक 6-7 साल की उम्र में मैं उनके पास चली गई थी, और तब से ही मैं उनके साथ हूँ, उनसे सीख रही हूँ, शिक्षा ले रही हूँ। और हमारे गुरुजी का तो मतलब गुरु तो एक ही है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ मेरे गुरु की वजह से हूँ, जो उन्होंने देखा, परखा और मुझे समझा और समझाया जिस तरह से, कि मेरे लेवल पे आके एक 7 साल 8 साल के बच्चे को आप किस तरह से वो ट्रेडिशनल डांस फॉर्म सिखाएंगे, मतलब वो गुरु ही जानता है सब। तो वो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, और उसके बाद धीरे धीरे करके गुरु के ही शोज़ होते थे, वो हमें आगे कर देते थे कि चलो चलो आओ प्रेजेंट करो। और मतलब ऐसी ट्रेनिंग, अगर मैं सोचूं तो ऐसी बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग थी, प्लेफुल ट्रेनिंग थी, कि मतलब जैसे मज़े में हो गया। हाँ, क्लास कर रहे हैं, क्लास के पीछे हम खड़े होके हम फॉलो कर रहे हैं, और मुझे मज़ा आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो तिश्र जाति कर रहे हैं या चतुश्र कर रहे हैं या कौन सी बंदिश है, मैं कर रही हूँ पीछे खड़े होके। कभी हम आगे होते थे और हमारे सीनियर्स या जो भी जूनियर्स थे वो पीछे होके डांस करते थे। शोज़ भी ऐसे होते थे हमारे, तो बहुत ही ऐसे हंसी मजाक और खेल खेल में हमने ऐसे आई स्टार्टेड लर्निंग। एंड देन आई वॉज वेरी लकी दैट इवन इन माई स्कूल आई हैड अ वेरी वेरी नाइस टीचर। कल्याणी चक्रवर्ती जी उनका नाम है, वो खुद महाराज जी की स्टूडेंट रही हैं और बहुत ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल डांसर। शी वॉज माई कथक टीचर इन माई स्कूल। सो शी ऑल्सो रियली सपोर्टेड मी। मतलब वो जैसे कॉम्पिटिशन्स होते थे स्कूल में, तो वो मुझे आगे कर देती थी कि नहीं तुम जाओ सोलो कैटेगरी में, कभी ग्रुप कैटेगरी में हैं तो सब लोग एक साथ मैम प्रिपेयर कराती थी। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़, मेरे गुरु ने कभी मुझे रोका नहीं, मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। तो स्कूल के कॉम्पिटिशन, स्कूल के बाहर के कॉम्पिटिशन, जितने शोज़ होते थे उस सब में चाहे 2 मिनट का पार्ट मिलता हो, तो मैंने बहुत ही कम उम्र से स्टेज पे परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया। तो वो एक डर जो था ना, वो डर हटने लगा धीरे धीरे। नो स्टेज फियर। और अभी भी थोड़ा थोड़ा डर लगता है मुझे स्टेज के पहले जब मैं जाती हूँ, बटरफ्लाइज ऐसे होता है मुझे स्टेज पे, बट मुझे वो प्रेजेंस फील होती है जब मैं स्टेज पे रहती हूँ, और मुझे फिर लगता है कि कुछ नहीं है, एवरीबडी दिस, इट्स जस्ट मी, माई आर्ट, वॉट एवर माई गुरु हैज़ टॉट मी। इनिशियली तो ऐसा था कि जो गुरुजी ने बताया वो मैंने प्रैक्टिस किया और जाके स्टेज पे कराई। क्या ऑडियंस, क्या म्यूजिशियन, मुझे कुछ नहीं पता था। एक 11-12 साल के बच्चे को क्या ही पता होगा, बट धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि स्टेज के भी बहुत सारे एटिकेट्स होते हैं। और जो मेरे गुरु की शिक्षा है वो दोनों तरह से है, कि क्लासरूम की शिक्षा बहुत अलग होती है और जो स्टेज की शिक्षा होती है वो बहुत, बिकॉज अल्टीमेटली कथक इज़ अ परफॉर्मिंग आर्ट एंड इट हैज़ टू इवॉल्व with performances, while doing performances. तो अगर आपको वो शिक्षा नहीं मिलेगी तो आप एज अ डांसर इवॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हमारे मुझे मेरी बहुत ब्लेस्ड फील होता है जब गुरुजी, मैं ऐसे बातें याद करती हूँ कि कभी उन्होंने ऐसे हमें डायरेक्टली नहीं बताया कि ऐसे स्टेज पे जाना है, माइक ऐसे रहेगा, आपको ऐसे बोलना है, या आप ऐसे जाएंगे, नमस्ते, कुछ नहीं। ही वुड जस्ट बी लाइक ऑब्जर्व। हम ऑब्जर्व करते थे, और जो स्टेज पे होता है
इम्बाइब करते हैं, जो क्लास में होता है वो इम्बाइब करते हैं। तो ऐसे ऐसे करके एक पेडागॉजी हो जाती है लर्न करने के लिए कि स्टेज का अलग और उसका अलग। तो जब मैं 14 साल की हुई तब मुझे फर्स्ट मेरा फॉरेन टूर ऐसे मिला। और हम स्वीडन गए थे, वो गुरुजी के थ्रू ही हम थे। शर्मिष्ठा मुखर्जी दीदी, प्रणब मुखर्जी की बेटी जी, प्रणब मुखर्जी जो हमारे तो उनकी बेटी भी कथक डांसर हैं, शर्मिष्ठा दीदी हम बोलते हैं उनको। और उन्होंने सिखाया, उन्होंने पूरा टूर जो है प्लान किया और हम लोग गए। हम बहुत सारे डांसर्स थे, हम दिल्ली से गए और सब लोग ये थे अंडर 18 थे सब लोग। तो हम जितने लोग थे, और ये वर्ल्ड चिल्ड्रंस प्राइज़ फॉर द राइट्स ऑफ द चाइल्ड करके एक अवार्ड सेरेमनी थी। जितने भी लोग हैं जिन्होंने वर्ल्ड में चाइल्ड्स राइट के लिए काम किया है, चाइल्ड राइट्स के लिए काम किया है, उनको रिकग्निशन मिलता है फ्रॉम द स्वीडिश गवर्नमेंट एंड द रॉयल फैमिलीज। तो उसके लिए हम एंटरटेनमेंट जैसे कथक के लिए हम गए थे। और वहाँ से जो मेरा दिमाग जो है थोड़ा खुला इन द सेंस कि क्या वैल्यू है हमारे कथक की बाहर के देशों में, किस तरह से वो चेरिश करते हैं। तब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे प्रोफेशनली ही लेना है, मुझे ये कथक डांसर एज प्रोफेशन कथक डांस ही करना है। और तब मैंने बहुत मम्मी को बताया बहुत खुल के कि मम्मी अब मुझे कथक केंद्र में जाना है। फाइनली डिसाइडेड, हाँ, कथक केंद्र में जाना है और मुझे अपना प्रोफेशनली इसको लेना है। और परफॉर्मेंसेस चल रही है साथ साथ, लेकिन एज अ सोलोइस्ट कि उसको कैसे पढ़ें। तो फिर कथक केंद्र की मेरी जर्नी शुरू हुई जब मैं 11th-12th में आई। फिर मैंने कथक केंद्र ज्वाइन किया, वो भी गुरुजी के अंडर ही। आई वाज लकी टू बी अंडर गुरुजी। एंड देन पोस्ट डिप्लोमा साथ साथ हुआ और परफॉर्मेंस टेस्ट होते थे, उसमें भी मेरिट स्कॉलरशिप्स मिलती रही। साहित्य कला परिषद से भी स्कॉलरशिप्स मिलती रही, CCRT से भी स्कॉलरशिप मिलती रही। व्हेन आई वाज 10 years old, I got my first scholarship for the next 10 years. So until I was 20, I would get scholarship. So that was like an impetus for me कि मैं कुछ कर रही हूँ, चलो जो मैं कर रही हूँ उसका रिकग्निशन भी हो रहा है। और कुछ ऐसे मुझे पता नहीं था कि क्या होने वाला है आगे, क्या डेस्टिनेशन है। मुझे मज़ा आ रहा है और मैं कर रही हूँ। अभी भी ऐसा ही है, मुझे मज़ा आ रहा है, मैं कर रही हूँ। अपना 100% देना हर एक के बस की बात नहीं है। और जैसे आप कथक के बारे में बता रही हैं, आप जैसे फील कर रही हैं, मैं भी उसको महसूस कर पा रही हूँ। ये एक तरह की तपस्या है। और जब आप अपने गुरु से सिर्फ सीखने के मन से जाते हैं ना, उनको जज नहीं करते हैं और आप जानते हैं कि जो उन्होंने कह दिया वो तो पत्थर की लकीर है, वो मुझे मानना ही है, तो आपकी लाइफ ऐसे ही ग्लो करती है, ऐसे ही ब्राइटली आप शाइन करते हैं, क्योंकि आपने एक ड्राई स्पंज की तरह अपने आप को रखा और हर चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया और ग्रहण करने के बाद शुक्रिया भी अदा किया, शुक्राना भी कर दिया कि नहीं, मैं जो हूँ अपने गुरु की वजह से हूँ। और ये हमारा कल्चर इतना खूबसूरत है, इतना ब्यूटीफुल है कि जितना ज़्यादा इसे हम डीपली समझना चाहें उतना ज़्यादा हम पॉलिश होते जाते हैं। तो ये जो आपका कथक का जर्नी रहा, बहुत ही मज़ेदार बात है कि इतनी छोटी उम्र में आपने इंटरनेशनल टूर किए और उसमें भी बहुत कुछ सीखा और फिर तो लगातार आप बहुत कुछ अचीव करती जाएं। और उसके बाद आपने 2 साल या 3 साल करीब आप सिंगापुर में भी एज अ टीचिंग में रहे, तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा? तो जैसे मैंने बताया कि मैंने जब पोस्ट डिप्लोमा अपना ख़त्म किया, पढ़ाई साथ साथ चलती रही। पढ़ाई साथ साथ चलती रही। मैं इंग्लिश ऑनर्स भी कर रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, LSR से, तो वो भी साथ साथ मेरा चलता रहा क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करनी थी। तो पढ़ाई में अच्छे थे? पढ़ाई में ठीक थे वो भी मेरे को ऐसा था कि करना है क्योंकि मुझे स्टोरीज़ बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है। तो उसको डीपली एक एक ऑथर के बारे में, एक एक पोइट के बारे में, वो इंग्लिश लिटरेचर जो पढ़ के वो माइंड जो खुला, वो एक अलग ही था एक्सपीरियंस मेरे साथ। तो वो भी मैंने ऐसे ही किया क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, कहानियाँ पसंद है बहुत ज़्यादा। स्टोरी लिटरेचर में क्या सबसे ज़्यादा पसंद किया आपने? मुझे एक्चुअली शेक्सपियर बहुत पसंद है। और एंड ऑल्सो यू नो आई ऑल्सो लाइक अ लॉट ऑफ पॉपुलर फिक्शन, जेम्स बॉन्ड और ये सब जो नॉवेल्स हैं मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और क्योंकि उसकी मूवीज़ भी होती थी, तो हमने जब वो नॉवेल पढ़ी उसको हमने उसको हमने एज ए लिटरेचर, मूवीज़ को हमने एज लिटरेचर देखा। तो वो एक पर्सपेक्टिव था कि मूवी को हम एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, बट अगर आप पर्सपेक्टिव चेंज करो कि एक मूवी को आप एज ए लिटरेचर उसको पढ़ो,
समझो तो बहुत ही अलग एक डायमेंशन दिखता है उस चीज़ का। तो वो चीज़ मुझे जो पर्सपेक्टिव चेंज वो बहुत अच्छा लगा। तो जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ तब मुझे एक्चुअली मौका मिला अदिति मंगलदास जी के अंडर काम करने का, उनकी कंपनी में, दृष्टिकोण डांस कंपनी, दृष्टिकोण डांस फाउंडेशन करके उनकी एक डांस कंपनी है जो कि एक प्रोफेशनल कथक डांस कंपनी है। अच्छा। तो उसमें मैंने करीबन 3-3.5 साल वहाँ पे एज अ रेपेट्री मेंबर काम किया एंड दैट वाज प्राइमरीली focused on performances. So she used to have a lot of performances and उनकी खुद के productions है जो वो खुद कोरियोग्राफ, conceptualize और डायरेक्ट करती थी और अभी भी करती हैं और अभी भी मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। It's been about 10 years. So 3-3.5 साल वहाँ पे काम करने के बाद, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा अगेन लर्निंग एक्सपीरियंस था, एक्सपोजर था कि एज अ प्रोफेशनल आप अगर थिएटर में जाते हो और परफॉर्म करते हो, आप लाइट मैन से कैसे बात करोगे, आपको किस तरह की लाइट चाहिए, आपको किस तरह से अपना कॉन्सेप्ट जो है एक सरल शब्दों में बता के एक स्मॉल जिस्ट अगर हम ब्रोशर पे लिखेंगे तो आप कैसे लिखोगे सिर्फ कथक और लैंग्वेज से। क्योंकि जब अब्रॉड जब लोग देखने आते हैं तो वो कोई भी प्रोफेशन से आते हैं, कोई फुटबॉलर है, कोई टैक्सी ड्राइवर है, उनको कुछ नहीं पता कथक के बारे में, पर उनको आप किस तरह से समझाएंगे, किस तरह से वो कथक की लैंग्वेज दीदी डेवलप करती है, हम अदिति दीदी बोलते हैं उनको, दीदी डेवलप करती है। मैंने 3-3.5 साल वहाँ पे एज ए रेगुलर काम किया और फिर मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली टू गो टू सिंगापुर एंड यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि आई वॉज देयर फॉर 6 years. Wow. So I got an opportunity to be a teacher, a tutor, to teach Kathak to the students over there in an institute known as CFAS, Singapore Indian Fine Arts Society. Wonderful. और ये एक फाइन आर्ट सोसाइटी है जैसे मैंने बताया एंड इट्स अ मैसिव 75-year-old इंस्टीट्यूशन है ये, और जहाँ पे 26 टीचर्स हैं, ऑल डिसिप्लिन्स जैसे बोलेंगे, वायलिनिस्ट एंड यू नो देयर इज अ तबला प्लेयर, तबला टीचर, वोकल टीचर, फ्लूट टीचर, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, सब कहाँ से देश के कोने कोने से चुन के टीचर्स को वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है एंड दे टीच कथक and their own disciplines. So I got the opportunity to teach Kathak. Wow. And I taught there for about 6 years. And उस 6 years में मैंने काफ़ी कुछ सीखा, वहाँ के बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, किस तरह से वो कथक को देखते हैं, किस तरह से हमारा एक रोल बन जाता है as an Indian dancer, as an individual who belongs to India, कि किस तरह से आप इंडियन कल्चर को, कथक को वहाँ पे प्रमोट करेंगे। आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने देश को, अपने कल्चर को। Absolutely. और वहाँ पर कोई चूक नहीं हो सकती। वहाँ आपको भाषा का भी फ़र्क है, तो उस फ़र्क को भी दूर रखना है और ये समझाने की कोशिश करनी है जो आप सोच रहे हैं, जो आपके ख्याल में है, जो आपके मन में है। तो ये तो बड़ा कठिन है, ये बड़ा आसान नहीं है, क्योंकि दूसरे देश में, दूसरे कल्चर में अपने कल्चर को इस तरह से प्रेजेंट करना है कि वो परफॉर्म करे। कथक इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट डांस फॉर्म और हम इंडियंस भी करने से डरते हैं। कोई भी चीज़ जो बहुत मेहनत वाली होती है ना, हम लोग डर जाते हैं कि यार इसमें बड़ा रियाज करना पड़ेगा, ये बड़ा मुश्किल काम है, हम तो कर ही नहीं सकते, ये तो बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं। वो टैलेंट के पीछे का रियाज, उसकी मेहनत जो अकेले में आपने की होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी और काबिल तारीफ़ है। तो ये कैसे किया? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे जो हमें शिक्षा मिली गुरु शिष्य परंपरा के तहत, वो हमने जैसे लाइक फिश टेक्स टू वाटर, हमने वैसे लिया, जैसे गुरु ने बताया वैसे हमने उसको फॉलो किया। ये अनस्पोकन रूल्स होते हैं दैट आर नॉट टोल्ड बट वी ऑब्जर्व व्हेन वी गो इन द क्लास। आजकल ऑनलाइन का बहुत चल रहा है बट जो एक्चुअल लर्निंग होती है वो 1-to-1 एक प्लेस में जाके, एक तभी बोलते हैं ना मंदिर जैसा होता है वो, क्योंकि आपके सानिध्य में रहकर करेक्ट हैं। और जो जितने हमारे गुरु हैं ना, जितने भी मतलब जैसे कुमुदिनी लाखिया जी, गीतांजलि लाल जी, ये these gurus are so knowledgeable and the way they explain things is amazing. Like कुमुदिनी लाखिया जी बोलती थी कि all 5 senses should awaken when you're dancing. जैसे मंदिर हम जाते हैं तो मंदिर में सारी 5 इंद्रियां जो हैं वो काम करती है। आप प्रसाद भी खाते हो, आप इंसेंस भी सूंघते हो, आप जो है घंटी बजाते हो, तो एवरीथिंग। सो दैट इज़ हाउ डांस शुड फील। एंड एक जगह आप कहीं कदम रख रहे हो अपने इंस्टीट्यूट में भी, क्लास में, यू शुड गो विद दैट हार्ट। कमाल है। तो यही चीज़ हमने सीखी और जहाँ भी हम गए, चाहे अपना खुद का रियाज कर रहे हैं घर पे, चाहे हम कलेक्टिव एक रियाज कर रहे हैं एज अ क्लास, हमने यही सोचा, यही समझा कि
इंटेंशन क्या होना चाहिए, इंटेंशन एंड अटेंशन, आई फील दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड वही चीज़ मैंने सिंगापुर में भी बहुत कोशिश करी कि मैं स्टिक रहूँ उस चीज़ पे, कायम रहूँ, कि क्योंकि बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ पे। कोई कॉर्पोरेट, उनके पेरेंट्स कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, कोई बैंकर है, कोई टीचर है, कोई एंड द कल्चर इज़ वेरी डिफरेंट। सम पीपल आर, मोस्ट ऑफ देम आर NRIs, most of them don't even belong to Singapore. Some people are married to US citizens but they are living there, matlab, so it's like a hybrid culture that you see over there. And people and luckily a lot of people are very drawn towards the Indian culture because of that purity that you and I were talking about. Yeah. Because of that purity they want to be connected, because there is something in the Indian culture that attracts them, that keeps them grounded, and that is what the parents want to inculcate Very true. Very in their true. kids. तो मैंने बहुत and I would also like to thank CIFAS, because institute as recognized as CIFAS is doing a lot to retain that and to have that intact, so that आगे की generations भी वही culture और tradition को समझ कर पाए। तो काफ़ी मुश्किलें भी आई कि कुछ लोगों को, जब बच्चों को मैं सिखाती हूँ तो उनको नहीं पता कि गणेश क्या है, उनको नहीं पता कि लॉर्ड कृष्णा कौन है, सीता, राम। तो पहले तो उनको समझाना कि कृष्ण कौन है उनके लेवल पे आके, बिकॉज अगर मैं आपको गणेश जी के बारे में बताऊँ, आपका पर्सपेक्टिव गणेश जी के लिए बहुत अलग होगा, क्योंकि आपका लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत अलग है। बचपन से सुना है, करेक्ट, देखा करेक्ट। आपने शायद प्रे किया हो तो आपको उसकी एनर्जी फील होती हो, आप मंदिर गए हो तो आपको वो विजुअली पता है कि गणेश जी दिखते कैसे। अब एक 6 साल का बच्चा मेरे पास सीखने आ रहा है, मैं उसको कैसे समझाऊं कि गणेश, उनको तो कुछ नहीं पता, ना वो मंदिर गए, ना उनको मैं बताऊं कि एक बहुत ही विचित्र विकट स्वरूप के एक हैं जिनके हाथी जैसे कान हैं और उनका मोटा सा पेट है। तो पहले तो वो हंसेंगे कि ये कैसे है, क्या कह रहे हो आप क्या बोल रहे हो मैम। तो उनको ये चीज़ समझाना कि हर एक चीज़ का एक रेलेवेंस है। वो जो उनका जो बोलते हैं ना लंबोदर, it's wisdom that he's collected. जो उनके बड़े कान हैं या जो एक दंत है उसका क्या रेलेवेंस है। सो वो चीज़ उनको समझाना, उनके लेवल पे आके उनको थोड़ा उस पर्सपेक्टिव से कि विजुअल के बियॉन्ड जाके उनको फील कराना, वो मैंने बहुत सीखा और अभी भी सीख रही हूँ, आई फील। So that was a very interesting journey, I feel. अमेजिंग जॉब। और डेफिनेटली इतना कुछ सिखाने के बाद ऑटोमेटिकली आप भी बहुत कुछ सीख जाते हैं, और एक नए नए चैलेंजेस आते होंगे ना कि कभी सोचा नहीं होगा। इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल टीचिंग कि गए, सिखाया और घर आ गए। इंडिया में नहीं हो, आप बाहर हो, और जहाँ डिफरेंट कल्चर से बच्चे आ रहे हैं, और आपको बहुत वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करके हर चीज़ को करना है, और वो रूल एंड रेगुलेशंस के साथ दायरे में रहकर अपने कल्चर को प्रेजेंट भी करना है, और इस फॉर्म में कि वो एज इट इज़ उन तक पहुंच जाए। इट्स अ कमेंडेबल जॉब, वेरी गुड। और मुझे पूरी उम्मीद है 6 साल जो आपने वहाँ गुजारे हैं वो आपकी लाइफ के बेहतरीन सालों में से होंगे। और आपने वहाँ पर लगातार परफॉर्मेंसेस भी की टीचिंग के साथ। जी। सो परफॉर्मेंसेस एक्चुअली क्राइटेरिया है वहाँ के टीचर्स का कि अगर आप टीच कर रहे हो तो आपको परफॉर्मर भी होना चाहिए, क्योंकि as I said, it's a performing art. And if you're not evolving as a performer, then I feel teaching also gets affected a little bit, right? So मैंने कोशिश पूरी करी कि मैं बहुत अपना utmost do performances में, not just my performances but even my students' performances, कि every year rotation wise मैं अपने students को सिखाती थी और उनको प्रेजेंट करवाती थी 10-10 मिनट के आइटम, 15-15 मिनट के आइटम, 3 ताल, झपताल, ताकि उनको भी वो चीज़ समझ आए कि स्टेज पे जाके क्या होता है। एंड आई फील जब कोई टीचर परफॉर्म करता है, उन्हीं का टीचर परफॉर्म करता है, तो उनको एक रोड मैप मिल जाता है कि हमारे पहले भी गुरु हैं जो हम जिनको लुकअप कर रहे हैं कि मेरे गुरु, उनके गुरु, कि हाँ वहाँ तक तो पता नहीं पहुँच पाएंगे, पर वो जर्नी है जो वहाँ तक शायद हमें ले जाए। तो अगर स्टूडेंट्स हमारे थ्रू जाए कि अच्छा ये माइलस्टोन है, इसको लेके उधर, क्योंकि हम तो गुरु की वाणी बता रहे हैं, हम तो वही बता रहे हैं जो हमें गुरु से मिला है। बट अगर हम उसका हिस्सा ऐसा बन पाएँ कि स्टूडेंट्स लुक अप टू कर पाएँ कि अच्छा हमारी टीचर, अच्छा टीचर की टीचर, ओके मेहनत करनी है हमें और हमें इसमें रियाज करना है। तो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप दैट आई हैड विद माय स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन कि
और मैं उनको भी बोलती थी, जैसे कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा है वो परफॉर्म कर रहा है और कोई 5th ईयर का बच्चा है वो परफॉर्म कर रहा है, तो मैं बोलती थी कि 5th ईयर के बच्चे को कि आपको देखने आ रहे हैं फर्स्ट ईयर के बच्चे, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि अच्छा 5 साल बाद हम किस तरह का कैसे परफॉर्म करेंगे। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ये नहीं आप सिर्फ जा रहे हो और परफॉर्म कर रहे हो, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है अपने जूनियर्स की, जो नहीं, जिनको नहीं पता उनकी, कि अच्छा 5 साल तक इस बच्चे ने मेहनत करी है, ये यहाँ तक पहुँचा है, वाओ, है ना। तो ये सब चीज़ें भी बताना उनको, समझाना, इट्स ऑल आई थिंक पार्ट ऑफ द प्रोसेस, एंड आई वाज वेरी ग्लैड दैट एवरीबडी वाज वेरी ओपन एंड very receptive to learn all of this. Wonderful, wonderful. अच्छा आम्रपाली, मेरे मन में अक्सर ये बात आती है कि जैसे स्टेज परफॉर्मेंस, आपने कहा इट्स अ परफॉर्मिंग आर्ट, तो हज़ारों लाखों लोगों के सामने परफॉर्मेंस देना, कथक करना बहुत मुश्किल काम है, जो नहीं जानते। इवन जो लोग देख रहे होते हैं उन्हें भी कभी कभी, जैसे आप कहानियाँ, कथाओं के ज़रिए अपनी बात कहते हैं, जहाँ पर कृष्ण जी की बात होती है, राधा की बात होती है, गोपियों की बात होती है, बहुत खूबसूरत तरीके से आप बोल नहीं रहे हैं, आप परफॉर्म कर रहे हैं। आपकी मुद्राएं, आपकी आँखें, आपके बाल, आपकी हर चीज़ बहुत फाइनली, शार्पली शेप्ड होती है। अब इतने सारे लोगों के बीच में मन में क्या आता है परफॉर्म करते हुए? क्या कभी नज़र इधर उधर जाकर भटक जाती है, या आप कहाँ देखते हैं, क्या देखकर डांस करते हैं, क्या दिमाग में रहता है? राइट, नो एब्सोल्युटली, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि जब लोग देखने आते हैं तो वो सिर्फ एक बाहर का देखते हैं, अंदर जो चल रहा होता है उनको नहीं पता होता। तो एब्सोल्युटली डर भी लगता है, बहुत सारे दिमाग में ख्याल भी आते हैं, और बहुत सारी चीज़ें चलती है दिमाग में, फ्रॉम द मोमेंट वी आर एट द बैक स्टेज टिल वी आर ऑन द स्टेज एंड टिल द परफॉर्मेंस इज गोइंग ऑन, सो मच गोइंग ऑन, यू नो, लिटिल थिंग्स, बाल बने कि नहीं बने, हमारा ये मैच नहीं कर रहा, की कर रहा है, एक पिन तो नहीं रह गया, यू नो, ऑल ऑफ दैट, या हम स्टेज पे जा रहे हैं, माइक पे आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। बट द ब्यूटी अबाउट दिस आर्ट फॉर्म इज़ दैट of course there's a lot of preparation that goes on, you know, for a stage performance, for any shows. आप कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट का शो देखेंगे या कोई भी आर्टिस्टिक शो देखेंगे, बहुत एक प्रिपरेशन में बहुत टाइम जाता है, और वो प्रिपरेशन ही एक्चुअल टेस्ट होता है कि कोई मिस्टेक ना हो जाए स्टेज पे, उसके लिए आप प्रिपेयर करके जाते हो। पर स्टेज पे जब आप जाते हो, उसका ऑरा बहुत अलग होता है। जब आप पे लाइट पड़ती है, या आप एक लेवल पे कनेक्ट होते हो विद द म्यूजिशियंस या आपके खुद के डांसर्स के साथ, बिकॉज यू नॉट टॉकिंग टू देम, यू नॉट टॉकिंग टू द ऑडियंस, यू आर जस्ट कनेक्टेड टू देम इन सम लेवल। फिर आपको कुछ नहीं देता, फिर आपको फिर वो कनेक्शन ही दिखता है, फिर आप सब भूल जाते हो। मुझे याद है कि मेरे साथ एक बार हुआ था ऐसे, एक्चुअली मैं सिंगापुर में थी, और एक बहुत बड़ा स्टेज है वहाँ पे, एस्प्लेनेड करके थिएटर, एस्प्लेनेड थिएटर्स ऑन द बे, सिंगापुर का थिएटर है, एंड इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर थिएटर इन सिंगापुर। और वहाँ पे मेरा सोलो परफॉर्मेंस था, विच वाज ऑन अ स्टेज आई वाज ओवरलुकिंग द बे। और उस दिन मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, मेरे को थोड़ा गट इश्यूज हो रहे थे, और मुझे लगा था मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, सबसे बड़ा टेंशन यही था। एंड उस दिन मुझे बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई कि एज अ डांसर you have to be on your best of health, no matter what, the show must go on. Yes, so I was like, नहीं चलो करना है, करते हैं। तो शो के पहले मुझे पेट दर्द हो रहा था, मैं सोच रही हूँ कि मैं खाऊँ कि नहीं खाऊँ, चलो मैं बनाना खा लेती हूँ, थोड़ी एनर्जी आएगी, ये वो ऑल दैट। ऑफ कोर्स प्रैक्टिसेस पूरी थी, पर फिर भी स्टेज पे पता नहीं होता। बट बिलीव यू मी, द मोमेंट आई गॉट ऑन स्टेज, द मोमेंट आई स्टार्टेड, क्या पेट दर्द, क्या मेरे को कुछ हो रहा है, मुझे कुछ याद नहीं था। I could not remember anything. उस समय I don't know, I was so one with the art that was such a beautiful feeling to feel at that point, where I didn't even recognize anybody who was sitting. मेरी मॉम, मेरे सब लोग बैठे थे, इंस्टीट्यूट के भी बहुत सारे लोग आए थे, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। I was on the stage and I was enjoying, and there was some connection, some power that helped me give what I know. Oh my God, beautiful. And I was a vessel that day. I realized that मैं सिर्फ एक पात्र हूँ, one with the nature, one with the divine. ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये कोई करवा रहा है, और मैं बस I am just participating it so that I am able to share my experience, my joy, my joy. right? So that is something that
every artist should experience. I feel, you know, it's amazing to feel that way. देयर इज़ नो रीटेक, लाइक एज अ वॉइस Absolutely. आर्टिस्ट हमारे पास तो बहुत ऑप्शंस होते हैं, ये अच्छा नहीं हुआ रीटेक कर लो. Yeah. इवन मूवीज़ में एक्टर्स के पास बहुत सारे रीटेक के ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जब आप लाइव परफॉर्म करते हैं तो आपके पास रीटेक का टाइम नहीं है. यू हैव टू लाइक अ बटरफ्लाई, आप एकदम Yeah. खुल के नाचेंगे. Beautiful. और डांस का ना एक बड़ी अच्छी ब्यूटी मुझे समझ में आती है कि जब हम बहुत खुश होते हैं, मान लीजिए मैंने कोई अभी न्यूज़ सुनी जिसे सुनकर मन कहते हैं ना आप नाच उठोगे, Yeah. ऐसी खबर दूंगी कि तुम नाचने लगोगी. Absolutely. चाहे मुझे नाचना नहीं आता बट पैर थिरकने लगते हैं, आप खुशी से एक राउंड तो ले ही लेते हैं, खुश हो जाते हैं, मन खुश हो जाता है. अब जो ये मन खुश होता है या मन नाचता है, तो जब एज अ डांसर आप मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन अच्छा सा कर पाएंगी, तो जो आप डांस करते हैं क्या वो मन उतना ही नाच रहा होता है कि मन के भीतर जो होता है, ये नहीं है कि आज मेरा मूड तो नहीं है बट आई हैव टू परफॉर्म, दैट इज़ वाई आई एम ऑन द स्टेज, Yeah. बट हाँ मेरे मन में आज कुछ और बात है. हो सकता है एज अ आर्टिस्ट कई बार होता है जब हम माइक के सामने भी होते हैं, कोई हमें गाना है, मेरा मूड कुछ और है, Yeah. बट स्टिल Yeah. व्हेन यू आर ऑन द माइक तो आपको जो भी राग है तो वो आपको परफॉर्म करना है. Absolutely. क्या डांस में भी यही बातें फॉलो होती हैं? एब्सोल्युटली. एंड आई वुड से कि जैसे बोलते हैं ना, ये साधना है, मेडिटेशन है, क्योंकि आपकी अवेयरनेस हटी, लोगों को पता लग जाएगा, आपको टूट खुद पता जाएंगे. लग जाएगा कि ये कुछ इनऑथेंटिक हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है. और मेरे हिसाब से मैंने जितना अपने साथ नोटिस करा है वो ये है कि मेरी बॉडी तभी मूव करती है व्हेन आई रियलाइज व्हाट मेक्स मी मूव इनसाइड. So it's not the other way around, that this movement will make me feel a certain way. If I'm putting my hand there, if I'm raising my hand up, ये movement मुझे नहीं feel कराएगा. ये मेरे अंदर की भावना है वो बाहर आएगी. So if I'm feeling कि वहाँ across is a horizon और वहाँ पे समुद्र और जो है सूरज का मिलन है और मैं उस intention से देखूँगी, तो वो जो मेरे अंदर की भावना है वो ही मेरी बॉडी में आएगी. तो आपकी बॉडी विल नॉट लाई, योर बॉडी नोज इट. ब्यूटिफुल. सो इट्स यू कैन नॉट लाई. तभी हम देखते हैं कभी कभी स्टेज पे हम बहुत, हमारे सीनियर्स भी ये बोलते हैं कि जैसे आप हो आप स्टेज पे वैसे ही जाते हो. जेन्युइन. अगर आप कुछ और सोच रहे हो या अगर आपके साथ कुछ हो रहा है या आपका अवेयरनेस नहीं है तो वो स्टेज पे दिख जाएगा. और जिस तरह का आपका कैरेक्टर पर्सनालिटी है वैसी ही स्टेज विल नेवर लाई. स्टेज इज लाइक अ मिरर टू यू. सो वन हैज़ टू बी very Alert. aligned And aligned. and aware and attentive. And that is why it's meditation. What is meditation? Meditation is just to focus on one point, like breath. You close your eyes and you focus on your breath. People call it meditation. You focus your awareness on one thing and you won't even know कि 10 घंटे या 4 घंटे निकल गए. You know? मुझे याद आ रही हैं कुछ पुरानी हिंदुस्तानी फिल्में, नाचते नाचते जो डांसर है उसके घुंघरू टूट गए हैं पर वो नाचे जा रही है, बाल खुल गए हैं पर वो नाचे जा रही, मगन हो गई. अभी आपने बात की कि आप एकदम जुड़ जाते हैं भगवान से. Yeah. तो कथक में बार बार भगवान की बात होती है. जी. हम कथक में है ही क्या, भगवान की कथाएं हैं और उन्हीं की बंदिशों को आप परफॉर्म करते हैं. तो कहीं ना कहीं कभी राधा बनकर कभी उनकी सखी बनकर तो एक बॉन्ड बिल्ड हो जाता है कान्हा से. तो क्या ये बॉन्ड पहले से था कभी, क्या पहले से एक बहुत अच्छी फेथ वाइज एक अच्छी डिसाइपल थी, या ये बॉन्ड डांस करते करते बिल्डअप हुआ कि नहीं अब मुझे कृष्ण जी में कुछ और भी नज़र आता है? जी. क्या क्या कहानी Beautiful है? question, by the way. It's amazing to have such a different perspective on a topic like this. Initially, as मेरी उम्र भी बहुत छोटी थी, तो जैसे मैंने बताया कथक. So कथक कथा से निकला है, मतलब स्टोरीज हमें बताई जाती थी कथाओं के जरिए कि मंडेन स्टोरीज. एक सखी है वो तट पे पानी भरने जा रही है और वो गई नदी पे, पानी भरा और कृष्ण जी आए, उन्होंने मटकी फोड़ दी, अब वो गुस्सा हो गई. तो ऐसी स्टोरीज हमें बताई गई शुरू में कृष्ण के बारे में. कृष्ण का मोर पंख है, कृष्ण फ्लूट बजाते हैं,
जो उनकी मुरली है, उनसे जो बीज हैं वो भी वही कृष्ण कृष्ण ही बोल रही हैं। तो ये सब मतलब स्टोरीज से समझ आया। बट किसी कैरेक्टर को या किसी एक चीज़ को जानने के लिए सिर्फ स्टोरीज कब तक काम आएगी? जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी से पहली बार मिली और मैं उनसे उनकी लाइफ के बारे में, तो मुझे उनकी लाइफ की स्टोरीज पता है, मुझे उनके बारे में फुल्ली नहीं पता है until unless I experience to be in his or her life. So when I started getting older, I started realizing that religion and spirituality, what is the difference between religion and spirituality? And it's actually telling the same thing. चाहे आप कुछ भी उठा लो, आप रिलीजन उठा लो या स्पिरिचुअल, वो यही बता रहे हैं कि इट्स एन अवेयरनेस, इट्स अ कॉन्शियसनेस। बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म, कोई भी आप ले लो, what you're connecting to is a consciousness, is an awareness, spirit, soul, क्योंकि हमारे अंदर भी वही चीज़ है और परमात्मा एक ही है। इट्स जस्ट द वन, एक ओमकार, एक ही है जो चला रहा है सब। एंड आवर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज़ अ गिफ्ट फॉर अस टू एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ दीज रॉन्डेवू बिटवीन राधा कृष्णा। वो एक एक्सपीरियंस है। तो वो समझ आने लगा धीरे धीरे कि जो हमारी ह्यूमन एग्जिस्टेंस है वो कितनी, इट्स लाइक पीपल शुड रियली चेरिश दीज डेज कि आप एक कॉन्शियसनेस हो और आपको ये ब्लेसिंग मिली है कि आप ह्यूमन बीइंग की तरह बॉर्न हुए हो। सो योर गोल इन लाइफ और पर्पस इन लाइफ इज़ नॉट जस्ट गेट अ जॉब, स्टार्ट अ फैमिली, लिव योर लाइफ। इट्स फॉर यू टू build that consciousness to align yourself with the highest purpose, to become higher in your spiritual evolution. How wonderful. That is what I've learned through Kathak, through meditation, through spirituality, and it's all the same thing कि जो कथक है एक जरिया है अपने आप तक पहुंचने के लिए। You know, people say self-actualization, people talk about coming back to your own self, realizing your, remembering who you are. Remembering who you are का मतलब यही है कि आप बॉडी नहीं हो, आप माइंड नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, if you say you're the body, are you the body who is 30 years old, or are you the body who was 15 years old, or are you the one who was a toddler, or are you the one who was born or a fetus? So you are not the body. What about the mind? Are you yesterday's mind? Are you the day before yesterday's mind? Are you the, so that soul, that spirit is witnessing everything. That is who you are. So dance is a medium to remember who you are. Oh, wonderful. So that's what I've realized. Ki this is meditation. This is sadhana. Meditation. For self-actualization. To come back to yourself. To realize that it's a greater purpose that you have than just the mundane, regular. यहाँ कुछ सही गलत नहीं है, यहाँ कोई मुनाफा या नुकसान नहीं है, यहाँ सीधी सी बात है, मन की बात है, खुशी की बात है, एंड यू आर एंजॉइंग योर लाइफ Actually. है ना। एंड वो ग्रैटिट्यूड आ जाता है। और मुझे लगता है कि ये कुछ शब्द हमारे संस्कारों में है। कान्हा का नाम लेते ही, राधा का नाम लेते ही नज़ाकत आ जाती है बॉडी में। चाहे वो इंसान डांसर ना भी हो, वो शर्माने लगते हैं। गाना भजन चला या कोई ऐसी हमने कोई ठुमरी सुन ली या कुछ सुना तो अचानक से नज़ाकत आ जाती है, सर के ऊपर पल्लू आ जाता है। वो क्या है, वो हम लोगों ने देखा भी इस तरह का है अपने ट्रेडिशन में और अपने आसपास, और उसकी ब्यूटी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। बहुत बहुत वंडरफुली यू एक्सप्लेन्ड कि उसके साथ किस तरह से जुड़ना है, एंड इट इज़ टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, योर ओन सेल्फ एंड योर एनवायरनमेंट। तो बहुत मज़ा आ रहा है आम्रपाली आपसे बातें करके। और मैं अब ये जानना चाहती हूँ, थोड़ा हम कथक से हट के थोड़ी बात करते हैं। यू आर अ साउथ दिल्ली गर्ल, अ स्मार्ट ब्यूटीफुल मॉडर्न गर्ल, और एक तरफ कथक। आज की परिवेश में लोग लाइक कथक की जगह कंटेम्प्रेरी डांसिंग, इवन अगर कुछ लोगों को मेरी बात बुरी ना लगे, मुझे तो वो समझ भी कम आती है। मुझे लगता है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो बार बार गुलाटियाँ मारना, इधर से उधर लटक के चले गए, समझ में कम आता है, बट पीपल लव इट। और बहुत अच्छे अच्छे ट्रेंड डांसर्स आ चुके हैं, इवन प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, नेशनल टेलीविज़न से लेकर के OTT तक। तो क्या लगता है, कथक कहीं ना कहीं
कहीं पीछे रह गया है, या कथक की वैल्यू तो है लेकिन इंडिया में कम है, बाहर बहुत ज़्यादा है? सी द ब्यूटी अबाउट एनी परफॉर्मिंग आर्ट, स्पेशली कथक, जो कि हमने अपने गुरुओं से भी सुना है और अब थोड़ा समझ आने लगा है कि जो कथक आज का है वो 200 साल पहले या 100 साल पहले नहीं था। जैसे अब हम बातें करते हैं अबाउट, जैसे बताया कि कृष्ण के बारे में, तो तब कृष्ण की बातें थी, मंदिरों में डांस किया जाता था, तो मंडेन एक्टिविटी की यशोदा माँ दूध कर रही हैं, मतलब वो माखन बना रही हैं। आज के डेट में कोई माखन नहीं बनाता घर पे, वी जस्ट ऑर्डर ऑन ब्लिंकिट, यू नो। सो माई पॉइंट ऑफ सेइंग दैट इज दैट कथक as other dance forms is also evolving with its time. And when I realized that when I was growing up, by watching our seniors, our gurus, कि किस तरह से उन्होंने अपना contemporary perspective, एक contemporary सोच को लेके कथक फॉर्म में एक कथक की बढ़त करी। अच्छा। जिसमें फॉर्म तो कथक ही रहा है, जिसमें टेक्निकलिटी तो सेम रहेगी, क्योंकि टेक्निक चेंज नहीं होगा, उसका ट्रेडिशनल जो उसका नज़रिया है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। जैसे आज के दौर में भी कथक में कितने सारे गुरु हैं और कितने सारे लोग हैं, लाइक अदिति मंगलदास जी, जो इतने रेलेवेंट टॉपिक्स को लेके प्रोडक्शंस बनाती हैं और ताकि लोगों तक वो चीज़ पहुँचे कथक के थ्रू। तो दैट इज़, आई वुड फील, शी इज़ pouring contemporary sensibilities in her art form, and that is what the core I would say value of any performing art is, because as Aditi Didi says that जो progression है of Kathak is in evolution, preservation is in evolution. तो अगर आपको preserve करना है कथक, आप उसको डब्बे में बंद नहीं कर सकते हो, आप उसको वीडियो बना के नहीं रख सकते। डांस इज़ फ्लीटिंग लाइक इमोशंस, यू नो, ये किया, अब मैं कैसे इसको कैसे बताऊं कि ये डांस हो गया। तो उस चीज़ को समझना कि कीपिंग कथक as a base, because that is the traditional art form, it's as a language, how one can have contemporary sensibilities to present relevant topics and themes so that, of course, कथक आगे बढ़े without diluting the art form, without diluting the technicalities, but also being relevant to the contemporary world. Like, people are now, you know, presenting so much on mental health. Yes. So कथक के थ्रू वो mental health के बारे में बात कर रहे हैं, natural disasters के बारे में बात कर रहे हैं, PTSD के बारे में बात कर रहे हैं। तो there are lot of beautiful कथक artists who are coming up with their own perspective of the art own form. stories, own कथा, own stories, correct. और साथ साथ में वो प्रिजर्व भी करके रख रहे हैं जो एक्चुअल ट्रेडिशनल डांस फॉर्म भी है। जैसे जो कथक में हम बारीकियाँ बोलते हैं, नृत्य और नृत्य, कि आज भी ठुमरियों पे भी डांस होता है, आज भी हम 3 ताल में बंदिशें लगाते हैं, कवित करते हैं, वो भी हो रहा है। दैट इज़ ऑल्सो इवॉल्विंग। बट फॉर मी, आई ऑलवेज लिव माई लाइफ, मतलब वेदर आई वॉज गोइंग टू कॉलेज और आई वॉज गोइंग टू हैव गोलगप्पे, मतलब एवरीथिंग वॉज, I think dance flew through everything. I always let dance flow through life, and that is what something Aditi Didi very beautifully told me when I was going to Singapore. I'm very close to her, by the way. I really regard her. I can know. इतना तो समझ में मुझे आ गया, इतनी बार आपने अदिति दीदी बोला है that you love. She's like, I regard her as a mentor. Like the way she guides people and has guided me and still supporting so many artists. She said, let life flow through you. So never stop living your life. तो मैं म्यूजियम्स भी जाती थी, मैं पार्टी भी करती थी, आई लाइक टू मीट पीपल ऑल्सो, यू नो, आई वॉन्ट टू गो टू मॉल ऑल्सो, मतलब इट्स ऑल, यू हैव टू लिव योर लाइफ, बिकॉज जैसे मैंने बताया ना, कथक वही कथक झलकेगा जो आप हो एक्चुअल में। खुश रहोगे तो खुशियाँ बांट पाओगे। एग्जैक्टली। सो आई वुड से कि पीपल शुड लिव देयर लाइव्स एंड जस्ट फॉलो देयर हार्ट। बहुत बढ़िया। तो आज के सिनेरियो में अगर देखें, ठीक है, अगर किसी ने कथक परस्यू किया है और वो आपको फॉलो करे, किसी बड़े घराने से सीखे, डांस सीखे, तो क्या आप उनको गाइड करना चाहते हैं? किन बातों का बहुत ध्यान रखें? क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ बातों की हम अनदेखी कर जाते हैं। आज अब ये तो आप बड़े ब्लेस्ड हैं कि 4 साल की उम्र में आपके मदर ने आपको सपोर्ट किया, फादर ने सपोर्ट किया, उनको लगा कि नहीं, आम्रपाली में कुछ बात है और आपको गुरु के पास ले गए। लेकिन
हर कोई नहीं जल्दी समझ पाता। ख़ास तौर पे 10वीं 12वीं जो हमारा इंडियन ट्रेडिशन है, 10वीं के बाद हम लोग बच्चे से पूछने लगते हैं, हाँ भाई क्या बनना है तुम्हें, हाँ। लाइफ में क्या करना है, वो सोच में पड़ जाता है। अब आज उसे एस्ट्रोनॉट बनना है, कल उसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर में भी कई बार पेरेंट्स का प्रेशर, कभी टीचर्स का, कभी अपने एनवायरनमेंट का, और कभी खुद को भी नहीं मालूम। लेकिन ये जो ना मालूम होना है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जी। बहुत बड़ी विडम्बना है। जी। लेकिन जो लोग जानते हैं या कहीं ना कहीं उनके अंदर छुपी हुई आर्ट है, दे वांट टू बी अ कथक डांसर, Yeah. उनके लिए कुछ अच्छे से टिप्स दीजिए। जी, एब्सोल्युटली। एंड मैं उनके लिए यही बोलूँगी कि फॉलो योर पैशन, बिकॉज ऑब्वियसली आपका पैशन है तभी आप कथक में आए हैं। तो नेवर फॉरगेट दैट दिस इज़ योर पैशन, राइट? फर्स्ट इज़ दैट। सेकेंड, जो मुझे भी बोला गया कि देर इज़ नो डेस्टिनेशन, द जर्नी इज़ द डेस्टिनेशन। सो पेशेंस रखिए, क्योंकि जैसे हम अभी भी बहुत जैसे माइंडफुलनेस में बोलते हैं ना, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, you know, awareness, meditation, spirituality, all of this talks about the present moment. So फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना कि इसको क्या होगा, 5 साल बाद हम क्या करेंगे या 10 साल बाद क्या होगा. Yes, there are a lot of options that are coming up. There is as much as like PhD that people can pursue in Kathak. Then they can get actual jobs. They can go and be lecturers and, you know, professors in Kathak. Of course, if you talk about professionally, research कर सकते हो आप, creator बन सकते हो आप, choreographer बन सकते हो आप, बहुत चीज़ें कर सकते हो. लेकिन the first and the basic thing is to follow the passion and learn it properly without actually focusing on the destination कि मुझे ये बनना है या मुझे एक दिन यहाँ जाना है. At the back of your mind रखो वो. I think साथ जैसे आप बढ़ोगे अपनी प्रैक्टिस में, वैसे वैसे आपको क्लैरिटी आती रहेगी कि मुझे किस तरफ जाना है. Some of my batchmates are not performers now, they are researchers. So they research about topics. उनको वहाँ मज़ा आता है. इसका मतलब ये नहीं कि वो पैशनेट नहीं है या वो कथक नहीं करते. उन्होंने कथक की पूरी तालीम ली है. तो एक पॉइंट तक तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको तालीम लेनी पड़ेगी. कहाँ मज़ा आ रहा है वो ढूंढना पड़ेगा. वो अपने आप आपको एडवेंचर मिलेगा. यू हैव टू फाइंड एडवेंचर इन दिस एंड फाइंड योर पाथ. एंड जितना हो सके ऑब्जर्व करो, जितना हो सके आप शोज़ देखने जाओ अपने गुरुओं के साथ, गुरुओं के और सीनियर्स को समझो, उनसे बातें करो. शोज़, म्यूज़िक, उन आजकल तो इतना कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन. यू नो, देयर सो मेनी वेरी renowned gurus who are on YouTube and they talk about different topics जो बुक्स में भी नहीं है, क्योंकि वो उनकी खुद की लाइफ के टॉपिक्स हैं. तो उनको समझो, उनको समझना है. और and just be open to life, be open to opportunities. There is nothing wrong or right. Wonderful. That's what I would say. And how to take care of yourself? Like थोड़ा मुझे बार बार ये सोच के लगता है कि इतना डांस करने के बाद तो पैर ही थक जाते होंगे, दर्द होते होंगे, मतलब कैसे मैनेज करते हो, और क्या कुछ खास टिप्स इसके लिए भी हैं कि कैसे अपनी टेक केयर करनी है? Absolutely, and there are non-negotiables I think for an artist, for a dancers. बहुत sacrifices भी करने होते हैं. और सबसे पहला तो हेल्थ है कि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, स्लीप, एनर्जी होगी तो डांस करेंगे. Absolutely, sleep is very important. And you know, protein intake and fruits, जितना हो सके आपको fruits और फल और vegetables, salads, ये सब तो non-negotiable. मैं तो यही बोलूँगी कि it's you have to, because आपकी body अच्छी नहीं होगी. मेरे पापा ने एक बात बोली थी बहुत बढ़िया कुछ समय पहले कि you cannot slacken now because you have to set an example to the people what a human body can do if it's healthy. So you constantly have to think about that. If you don't keep your body healthy, you will not be able to dance. तो proper वो फिर warm up, cool down, exercise is very important. अपनी strength, क्योंकि dance करते हो तो dance करके कुछ muscle groups नहीं काम करते, क्योंकि आपका dance form है, वो technique आपकी body में आ जाती है, लेकिन बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है. तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, योगा इज़ अ मस्ट.
योगा अलाइनमेंट लाता है, योगा से बहुत चीज़ें बैलेंस होती है, एंड ऑल्सो इट्स अ फ्लो, राइट, इट्स अ प्रैक्टिस। एज भी बढ़ जाएगी। जो आपने 10 साल 20 साल परफॉर्मेंस करनी थी, हो सकता है कि इफ यू आर अ फिट बॉडी यू कैन परफॉर्म 30 इयर्स ऑन स्टेज, है ना? तो वो एंड ऑल्सो लाइफस्टाइल, माइंडसेट, सबसे इम्पोर्टेंट तो माइंडसेट है कि अगर आपने सोच लिया है कि आपको डांसर बनना है या आर्टिस्ट बनना है, तो देयर आर लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस दैट यू हैव टू मेक टू फोकस ऑन योर गोल। तो फॉर द लाइफस्टाइल यू हैव टू रीड बुक्स, यू हैव टू रीड वेदास, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे जो मंत्र हैं, जो हम श्लोक हैं, वो कहाँ से आए हैं, क्या मतलब कर रहे क्या हैं, है, क्या बताना चाहते हैं। एग्जैक्टली। सो वो सब माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू गिव टाइम फॉर योर सेल्फ। और बाकी डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड कि पैसा कमाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, टू सस्टेन योर सेल्फ। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप अच्छा खाना भी नहीं खा पाओगे। तो साथ साथ वो भी सोचना है कि आप किस तरह से यू कैन क्रिएट वैल्यू इन पीपल्स लाइव्स with what you have and earn the money will come, absolutely money will come, follow the passion, the money will definitely bring come. value to people's lives. I think that is the key. Yeah, wonderful. So आम्रपाली, सबसे ज़्यादा जो हमारा तजुर्बा होता है स्टेज पर जाने के बाद होता है एक आर्टिस्ट का, और लकीली आपने 1000 से भी ज़्यादा परफॉर्मेंसेस दी हैं स्टेज पर। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। बट इसके साथ ही एक मन में बात ये आती है कि इतनी सारी परफॉर्मेंसेस के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कोई बेहतरीन परफॉर्मेंस जो आपको बहुत भाती हो, वो कौन सी थी? ऐसे तो बोलना बहुत मुश्किल है कि मेरे लिए बेस्ट परफॉर्मेंस क्या थी, क्योंकि जब आप स्टेज पर जाते हो तो आप कुछ एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि ये ख़राब था तो मेरी परफॉर्मेंस ख़राब हो गई या जो। बट मेरे हिसाब से जब मेरे गुरु मेरे सामने बैठे हैं, वो तब ऑफ कोर्स बहुत नर्वसनेस भी हुई है और डर भी लगा है, बट मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस हुई है क्योंकि मुझे ब्लेसिंग उनकी मिली है, उनका ऑरा हमेशा साथ में रहा है। तो मैंने एक गाइडिंग लाइट आई वुड से। और अपने गुरु को कहते हैं ना, कभी निराश नहीं करने देना। वो एक इच्छा होती है मन में कि आज तो गुरु सामने बैठा, आज कैसे गलती हो सकती है, आज तो मतलब ही नहीं बनता, आज तो मैं अपना बेस्ट देने वाली हूँ। बस लाइक दैट। तो कौन सी रही? हाँ, तो अभी रिसेंटली मैंने परफॉर्मेंस दी थी जिसमें मैंने एक प्रोडक्शन प्रिपेयर किया था। इट वाज ऑन द कोर्टिजान्स ऑफ इंडिया, तवायफ करके एक प्रोडक्शन था जिसमें इट वाज अ 15 मिनट लॉन्ग प्रोडक्शन, और उसमें मेरे गुरुजी मेरे सामने बैठे थे। तो उसमें मैंने कुछ थिएटर के भी एलिमेंट्स डाले थे। देयर वर डायलॉग्स, देयर वर आल्सो एक्टिंग पार्ट्स, और ऑफ कोर्स डांस तो था ही। तो समथिंग ऑफ माय ओन, समथिंग दैट आई क्रिएटेड ऑन माय ओन, और गुरु सामने बैठे हैं तो वो एक पुश भी मिला। तो आई वुड से इट वाज अ ब्लिसफुल परफॉर्मेंस। ग्रेट। सो आप जो एक्टिंग करती हैं एंड मॉडलिंग, ये कब से स्टार्ट हुआ? बिकॉज यू आर डूइंग कमर्शियल्स, और एक्टिंग में जो इतना रुझान है, यू हैव अ ब्यूटिफुल वॉइस, आपका पंक्चुएशन बहुत अच्छा है, आपकी ज़बान बहुत साफ़ है, और चेहरा तो है ही तो और मुद्राएं तो एक डांसर से ज़्यादा अच्छी कहाँ हो सकती हैं। तो ये बहुत ही, कहते हैं ना कि सिस्टर्स हैं कि भाई एक्टिंग भी कर लिया और आप इतना ज़्यादा आगे बढ़ गई हैं कि अब आप मॉडलिंग में जा रही हैं। तो ये सब मन में अचानक से आया या सामने से ऑफर्स आए? एक्चुअली शुरू से ही मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं माई लाइफ टच्ड अपॉन ऑल दीज एलिमेंट्स। मैं जब क्लास 7th या 8th में थी तब NSD के एक डायरेक्टर हैं अभिलाष पिल्ले जी, उनका एक थिएटर प्रोडक्शन था ताजमहल करके जो बहुत फेमस है। तो उसमें मुझे मौका मिला 8th क्लास, आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड, एक्टिंग करने का, और वो NSD के 3rd ईयर के स्टूडेंट्स थे, जिसमें अब आज अगर आप देखें तो बहुत सारे एक्टर्स हैं जो उस बैच में थे, वो अब बहुत बढ़िया एक्टिंग थिएटर आर्टिस्ट हैं और कमर्शियल सिनेमा में भी एक्टिंग कर रहे हैं। जीशान आयूब जी करके हैं जो उस समय उस ग्रुप में थिएटर में ही वाज द मेन लीड। सो उस समय एज अ 12-13 year old child it was very new experience for me, but it was such a surreal experience because मुझे लगा ये भी लोग करते हैं, ऐसा भी होता है कि आपको जाना है और एक्टिंग करनी है और डायरेक्टर हैं जो बताएंगे और प्रोफेशन भी हो सकता है। तो मेरे लिए बहुत एक नई चीज़ थी। उसके बाद कभी ऐसा मौका नहीं मिला क्योंकि I was always dancing, but as a child I was a child model. My mother pushed me into modeling when I was
10 years old or something, और मेरा पूरा पोर्टफोलियो सब बना था. एड्स के लिए भी मैंने बहुत किया, मतलब चीटोस की ऐड थी तो उसके ऑडिशंस के लिए जाती थी. तो मतलब मेरी मम्मी ने काफ़ी चीज़ें ऐसे करी, बट उसके बाद वो चीज़ें छूटती चली गई. अब जब मैं सिंगापुर गई तो मुझे काफ़ी वहाँ पे यूनिवर्सल और डिवाइन इंटरवेंशंस आए, आई वुड से कि एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं इंडिया के, वो एक प्ले कर रहे थे वहाँ पे, आधे अधूरे एक प्ले है, और उनको एक एक्टर की ज़रूरत थी. तो मेरे जो सीफास की डायरेक्टर हैं उन्होंने बोला कि हाँ हमारी एक है डांसर जो कथक करती हैं, एंड क्योंकि अभिनय जैसे आपने बताया, अभिनय इज़ अ बिग रोल, इज़ अ बिग पार्ट ऑफ कथक. तो वो रोल जो था वो प्राइमरीली अभिनय बेस्ड था, ज़्यादा डायलॉग्स नहीं थे, 1-2 मोनोलॉग्स थे, बट अभिनय था. तो मैंने बोला येस इट विल बी चैलेंजिंग बट व्हाई नॉट. सो 2 months हमारी रिहर्सल्स हुई, और जो 2 months में मैंने सीखा, मुझे फिर से वो मेरे बचपन का पूरा याद आया. तो मुझे लगा कि नहीं, आई थिंक दिस इज समथिंग आई कैन परस्यू. वो तो मुझे लगता है अंदर है, बस उसे निकालने की देर है, और थोड़ा सा पॉलिश और प्लेटफॉर्म. अदरवाइज तो इट इज इनसाइड, क्योंकि आप जिस तरह से डांस करते हैं, कथा को सुनाते हैं, वो अपने आप में एक्टिंग ही तो है. बिना कहे बिना बोले कभी कभी आप बता देते हैं कि ये फूल है, या मैं रंग भर रही हूँ, या मैं खाना बना रही हूँ. तो वो जो आपकी मुद्राएं होती हैं वो बहुत कुछ कह जाती हैं. और ज़्यादा ऑफकोर्स डर मुझे लगा कि क्या मैं वो निभा पाऊंगी या नहीं. बट जितने भी लोग आए थे उनको बहुत अच्छा लगा मेरा डिलीवरी, मेरी जो परफॉर्मेंस थी, क्योंकि पूरे प्ले में मेरे सिर्फ 2 मोनोलॉग्स थे और 1-2 सीन्स थे, लेकिन पूरा प्रेजेंस था जो मुझे स्टेज पे रहना था. तो बिना कुछ कहे आपको वो प्रेजेंस फील करानी है ऑडियंस तक, तो वो एक बहुत काफ़ी चैलेंजिंग मेरे लिए था, बट मैंने उसको अच्छे से निभाया. मुझे उसमें थोड़ा मुझे बहुत पुश मिला एक्चुअली. क्या बात है. और उसके बाद फिर मॉडलिंग का भी ऐसे ही चला. जब मैं वापस इंडिया आई तो बहुत एक्चुअली व्हेन वी आर ग्रोइंग अप, नो, स्पेशली एज फीमेल्स, स्पेशली एज वुमेन, there's a lot of conditioning that we have, in our minds. And it's very sad also. Sometimes there's so many girls, so many women who are not able to follow their passions because of a lot of reasons. और वो नहीं कर पाते, और काफ़ी बुरा लगता है. तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे इस चीज़ में थोड़ा रुझान है, मेरा रुझान है और अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं क्यों ना करूँ. मुझे क्या चीज़ रोक रही है. अगर मैं सपोज़ थोड़ा भी कर पाऊँ तो जो लोग हैं जिनका सपना है ये, उनके लिए कितनी बड़ी बात होगी वो देखना कि अच्छा अगर इसने कर लिया तो हम भी कर सकते हैं. Like initially when I was growing up, I was a child model, right? And then I stopped modeling because I was more into dancing. When I came back, I realized that there are a lot of conditions that, like only a certain fit people can be a model. You have to be tall to be a runway model. There are less opportunities. And but I also realized that in today's day and age, it's becoming very inclusive. The modeling world is becoming very inclusive. They are actually embracing people from all walks of society, and it's not just about the looks anymore. It's about the personality. It's who you are as a person, because nobody can take that away from you. Yes. And that is something I realized, and I plunged into the field of modeling और ये बहुत अच्छी बात है. नहीं तो क्या है कि बस हम एक लिमिटेड एक दायरे को फॉलो करके ही उसको खूबसूरत कहते थे. इसके बाल लंबे हैं इसलिए ये खूबसूरत है, इसकी आंखें मोटी हैं इसलिए ये खूबसूरत है. तो देयर आर रीजंस. तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए. एवरीवन इज ब्यूटीफुल, क्योंकि हर एक को भगवान ने बिल्कुल अलग बनाया है. सबके नैन नक्श एक जैसे नहीं हो सकते, कट काठी एक जैसी नहीं हो सकती, लेकिन उसमें कुछ खास बात जरूर है. और कभी कभी आप देखते हैं कि बच्चों में भी इवन बच्चे एक जैसे दिखते हैं, पर आप ध्यान से देखें सब अलग दिखते हैं. Exactly. तो आजकल तो इवन वाइट ग्रे हेयर्स के साथ हम प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, और वो बहुत बाखूबी उस बात को निभाते भी हैं. तो बहुत अच्छा लगता है जी. तो मैंने ट्रेनिंग भी ली, पोजिंग की, क्योंकि वो एक अलग पूरा एक माहौल अलग है. जैसे हम जिस तरह से ट्रेनिंग लेते हैं कथक में या कोई आर्ट फॉर्म में, इसकी भी ट्रेनिंग होती है, ग्रूमिंग होती है. यू हैव टू learn the skills to become a professional model or professional in any field. So इसकी भी ट्रेनिंग हुई, सब कुछ मैंने बहुत मन से किया. और then I got an opportunity to walk a runway for a designer, and it was a great feeling to walk, because I was walking not just as Amrapali model, but like a petite model, someone who is not that tall, people who would be like, oh, how can she be on the runway? But confidence. So at that point it was like I forgot कि मुझे कौन देख रहा है, कौन है.
the moment I started accepting myself, I started accepting my flaws, the good and the bad, And happily. and happily. It's okay. Self love, that is what I always talk about. Perfectly fine. It's Right. who you are, and self love is so important to embrace and accept the way you are. Of course it's a journey. आपके goals हैं, ambitions हैं, आपको बनना है, कुछ बढ़ना है, वो growth तो बनती रहेगी because you're a work in progress. But उसका मतलब ये नहीं कि जो आप हो वो you're not a whole. You're a whole person already. That self love is very very important. जी. आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि जो लोग हमारे जो ऑडियंस है ना उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलने वाली है, ख़ास तौर पे यंग लड़कियों को जो कहीं ना कहीं गिव अप कर देती हैं. आज की डेट में 2025 चल रहा है, अब क्यों गिव अप कर रहे हो? अब तो वो ज़माना ही नहीं रहा जी. कि एक्सक्यूजेस आप दे सकते हो कि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे या मेरी फैमिली या मुझ पे ही शायद मैं उस लायक नहीं हूँ. हम बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आई एम नॉट वर्थ इट. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. जी. सेल्फ लव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और साथ ही एक लड़की होने के नाते सिर्फ एक ही गोल नहीं है कि पढ़ाई लिखाई की और शादी हो गई. कितना कुछ है लाइफ में एक्सप्लोर करने के लिए. आई विश यू कैन एक्सप्लोर वट एवर यू वॉन्ट. मतलब हर पहलू को छुओ आप जो छूना चाहते हो. वाई नॉट, स्काई इज़ द लिमिट. लेकिन वो अपने अंदर वो इच्छा होनी बहुत ज़रूरी है. तो कुछ सेल्फ लव के बारे में हमें बताओ. जी. सेल्फ लव, आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट टू अंडरस्टैंड दिस टर्म, क्योंकि इंटरनेट पे आपको हर चीज़ मिलेगी और एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी की तरह हम इसको समझते हैं कभी कभी कि हाँ हम तो सेल्फ लव करते हैं तो हम तो आज एक बर्गर खा लेंगे और कल डोनट खा लेंगे और हम तो सेल्फ लव. बट दैट इज़ नॉट सेल्फ लव. इट विल हेल्प यू टू कोप because you're surviving. True self love comes from when you start accepting everything in your life, and then know what is good and what is bad for you, because only you know it. वो सिक्योरिटी अंदर लाना, क्योंकि एज अ वुमन हमें बताया जाता है कि हमें सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी चाहिए. हम ढूंढते हैं, चाहे इट विल बी इन अ मैन और अ फैमिली, बट वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी आपके अंदर ही है. यू आर पावरफुल, यू आर whole, you have a balance of the feminine and the masculine within your own self. Capable. And that is what self love is. To understand each and every part of you, to embrace and keep working on your flaws. बिल्कुल. And that's it. And जिस दिन आपको ये समझ आ जाएगा उस दिन आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी. आप सहारे नहीं ढूंढोगे. और हमें ना कहीं वो दिमाग में डाल भी दिया जाता है कि तो अकेले कैसे रह सकती हो, तुम्हें कोई तो सहारा चाहिए, इसीलिए तो हम शादी कर देते हैं. और फिर वो जो आगे की कहानियां होती हैं, और आजकल तो हम उनसे भी डर रहे हैं कि शादियां कहाँ जा रही हैं. तो उससे बेहतर है कि कम से कम खुद को जानो, अपने बारे में जानो. पहले शादी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट द होल लाइफ. तो पार्ट ऑफ लाइफ है वो. जब कभी कोई होगा अपने लिए बनाया होगा भगवान ने, तो वो सामने आ जाएगा और शादी भी हो जाएगी. लेकिन उससे पहले अपने गोल्स, अपनी ड्रीम्स को के पीछे भागना और उनके लिए कड़ी मेहनत करेंगे तो मेरे ख्याल से आपकी तरह तराशा हुआ हीरा बनकर निकलेंगे. और स्पेशली जब पेरेंट्स का सपोर्ट हो, आई मस्ट से कि वो बहुत ज़रूरी है. यू आर वेरी ब्लेस्ड कि गुरुओं के साथ साथ आपको जो आपके पेरेंट्स मिले, आपकी फैमिली ने जो सपोर्ट किया, वो बहुत ही काबिले तारीफ़ है. उसका तो कोई मिसाल ही नहीं है. क्योंकि वो जब वो छत्र छाया मिल जाती है ना, तो आपको पंख मिल जाते हैं उड़ने के लिए. आसमान दे देते हैं भगवान कि जाओ, क्योंकि वो भगवान ही तो हैं. आपके पेरेंट्स हैं कौन? क्योंकि वो आप पर इतना भरोसा करते हैं तो आपको लगता है कि आई हैव टू प्रूव इट. एब्सोल्युटली. है ना? तो वो अंदर से आता होगा. अनकंडीशनल लव इज ओनली पेरेंट्स एंड स्पेशली मदर. मदर ही होती है जो समझती है और जो कभी एक्सपेक्ट नहीं करती कुछ वापस. तो मैं तो अपना पूरा क्रेडिट मॉम, डैड, फैमिली सपोर्ट को दूंगी, क्योंकि आज भी वो बहुत सपोर्टिव है. आज भी कोई शो होता है मेरा तो एकदम से दे आर वेरी सपोर्टिव. अच्छा कोई रिहर्सल्स के लिए कुछ चाहिए या क्या है, नींबू पानी चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, छोटी छोटी चीज़ें जो मैं भूल जाती हूँ क्योंकि हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं. वो ध्यान रखते हैं और कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते कि कुछ होगा इससे या क्या है. उनको खुशी मिल रही है इससे और बचपन से ही किया है उन्होंने. और आई डोंट नो, आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मुझे कभी चिंता ही नहीं हुई कि मुझे किसी दूसरी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ रहा हो कि मुझे पिकअप कौन करेगा या मुझे ड्रॉप कौन करेगा या घर पे जगह है या मेरे पास इतने पैसे हैं. I don't know, they always been manage there. Everything. They've always been there, and they've always let me
बी कि ठीक है, कभी कभी कुछ चीज़ें थी जो नहीं भी कर पाई, जैसे मुझे बूगी वूगी में जाने का मौका मिला था पर मैं नहीं जा पाई क्योंकि उस समय पैसे नहीं थे। चलो एक तरह से अच्छा ही हुआ कि नहीं गई, मतलब आई डोंट नो, कुछ अच्छा ही होगा इसमें, बट कुछ चीज़ें नहीं भी हो पाई। तो आम्रपाली, कोई ऐसी बंदिश या कोई ऐसी टुकड़ी हो जो आपको बहुत भाती हो, बहुत आपके दिल के करीब हो, कुछ करके बताएं। हाँ, मैंने सबसे पहला जो कवित सीखा था अपने गुरु से, आई थिंक मुझे वो अभी भी याद है। मैं कोशिश करूँगी करने की। शीश मुकुट बंसी मुखबाजे, चपल नयन कुंडल छलके, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मंद मंद माधुरी मुस्के, मधुधा 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 मधुधा। ब्यूटीफुल। सो एक एक चीज़, इतनी बारीकियां हैं इसके अंदर, आंखों को, आंखें भी डांस कर रही हैं मतलब हर चीज़ डांस कर रही है। ब्यूटीफुल। कितना, तो ये अपने आप में कला ही तो है, ये एक्टिंग ही तो है, ये परफॉर्मेंस जो है, कितनी मेहनत इसके पीछे की, संघर्ष के दिन याद आते हैं। जी, आई थिंक मेहनत इज़ ऑल्सो अ माइंडसेट, आई वुड से, क्योंकि बहुत हर्डल्स भी आई, एग्ज़ाम्स है, परफॉर्मेंस है, तबीयत ख़राब है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ मुझे एक माइंडसेट याद है कि अगर आपके पास एक गोल सेट है कि आपका एग्ज़ाम है या आपका कोई परफॉर्मेंस है, स्टेज पे कोई नहीं पूछेगा आपसे कि आपने 1 घंटा रिहर्सल किया या 2 घंटा किया। स्टेज पे इट्स ओनली एक्सेलेंस एंड यू नो, यू टू स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस। तो मुझे वही सिखाया गया बचपन से और मैंने वही किया है, टू स्ट्राइव फॉर परफेक्शन एंड एक्सेलेंस। चाहे आप 1 घंटे में वो याद करके करो, चाहे आपको पूरी रात लग जाए, पर आपको वो गोल अचीव करना है बिफोर यू गो ऑन स्टेज। सो आई थिंक मैंने ये हर अपने पहलू में ज़िंदगी के अपनाया है ये चीज़, चाहे मेरा कॉलेज हो, चाहे मेरा स्टेज परफॉर्मेंस हो, रियाज़ हो, कभी रेगुलर क्लासेस हो, क्योंकि क्लासेस में भी ऐसे सरप्राइज टेस्ट होते थे कि गुरुजी ने बोला है कि ये टुकड़ा है और ये जो है हम ये 1 हफ्ता अब एक ही टुकड़ा करेंगे, बट वो आ ही नहीं रहा, तो घर पे प्रैक्टिस, उसको रगड़ के घिस के अच्छे से करना है प्रैक्टिस, ये वो, जब तक वो नहीं हो जाता तब तक वो लगे रहना उसको, और अपने एक गोल पे लेज़र लाइक फोकस रखना। आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज केप्ट इन माइंड। वंडरफुल। तो हमने कथक की बात की, मॉडलिंग की बात की, कुछ एक्टिंग से जुड़ा हुआ कुछ अभी लेटेस्ट किया हो तो वो बताएं। मैंने एक्चुअली रिसेंटली कैमरा कमर्शियल एक्टिंग में थोड़ा, यू नो, आई ट्राइड माई हैंड्स ऑन इट, एंड देयर इज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हु आई वर्कड विद फॉर अ सॉन्ग, इट वाज अ रैप सॉन्ग एंड आई डिड दैट एंड इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। उसके अलावा मैंने काफ़ी ऑडिशंस भी दिए हैं टू गो फॉर एड्स एंड यू नो इवन लाइक OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए भी, तो आई एम अवेटिंग द रिजल्ट्स ओवर देयर एज वेल। फिंगर्स क्रॉस्ड। बहुत एंड आई जल्दी। विश एंड आई यू नो आई कैन से कि आई कैन फील कि आज नहीं तो कल आम्रपाली स्टूडियो या आम्रपाली डांस एकेडमी तो खुलनी ही खुलनी है। इतना टैलेंट लेके बैठे हो तो क्यों ना इसको बांटा जाए। लेकिन हाँ, डेफिनेटली वो दिन ज़रूर आएगा आपकी ज़िंदगी में और आप बहुत सारी ऊंचाइयां और भी छुएं। एक लास्ट मैसेज आप यूनिवर्स को, हमारी ऑडियंस को क्या देना चाहती हैं? मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि ऑलवेज़ कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ। अपने आप को 1% कैसे बेहतर बनाते रहें एवरी डे, किस तरह से आप अपने ऊपर काम करते रहें। कभी मत भूलें जो आपके पास है, कहाँ से आप आए हैं। ऑलवेज़ रिमेंबर योर पेरेंट्स, हार्ड वर्क, और जितने भी गुरु जो आप लेगेसी में हो, स्पेशली फॉर मी कथक, नेवर फॉरगेट व्हाट द गुरुज हैव डन, द सैक्रिफाइसेस दे हैव गॉन थ्रू, जिनकी वजह से आप आज डांस कर पा रहे हो, और वो समझ रख पाना, अपने आप को बेहतर कर पाना, दैट इज़ द गोल आई फील, एंड वही मैं बताना चाहूँगी सबको। एक बड़ा मज़ेदार सा रैपिड फायर राउंड खेलेंगे आपके साथ ताकि हम थोड़ा और करीब से आपको जान सकें। क्या आप बॉलीवुड या हॉलीवुड सॉन्ग्स पे भी परफॉर्म करती हैं, डांस करना पसंद करती हैं? पसंद है आपको? हाँ, मतलब कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। अगर जैसे अभी हीरा मंडी जैसे आई थी, उसके इतने प्यारे प्यारे सॉन्ग्स हैं और गज़ल्स हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो एक फेवरेट कोई गज़ल? आई
हाँ, एक ठुमरी है या गज़ल है जिसमें वो नजरिया की मारी मरी मुरी गुइयाँ, जिसमें वो यही बता रही है कि जो एक नज़र उन्होंने अपने पिया को देखा, मतलब उनकी तो हालत ही ख़राब हो गई जब उन्होंने वापस उस नज़र को अपनी नज़रों से मिलाया। तो नजरिया की मारी मरी मोरी गुइयाँ, नजरिया की मारी मरी मोरी गुइयाँ। तो ये मुझे बहुत पसंद है। ब्यूटीफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं राउंड में। फेवरेट डांसर? आई वुड से माई गुरुजी एंड अदिति दीदी। सो राजेंद्र ये कुमार तो हम गंगानी जी भी and अदिति गेस कर दीदी। सकते थे, आपने इतनी बार जिक्र किया है गुरुजी का और जी, अदिति जी, जी जी, का, absolutely। तो बहुत ही अच्छी बात है। सो ओके, फेवरेट मूवी हॉलीवुड और बॉलीवुड, एनी? मुझे और शाहरुख खान मूवीज ओह लव। ग्रेट, शाहरुख खान फैन। हाँ। चलो ग्रेट। और शाहरुख खान मूवीज आई लव एंड Wonderful। रणवीर सिंह मूवीज हाँ, आल्सो। गुड चॉइस, गुड चॉइस। हाँ। क्योंकि आई थिंक अब शाहरुख की बात हुई है तो इतना कहूँगी कि शाहरुख खान सिर्फ एक एक्टर नहीं है, उसकी लाइफ अपने आप में इतनी बड़ा इंस्पिरेशन है हम सबके लिए। आई लव, मुझे तो लगता है कि मैं बहुत कुछ लाइफ में सीखी हूँ SRK से। Absolutely। तो द किंग। द किंग। और हम तो 90s वाले हैं, तो जी। फिर बहुत कुछ हमने Absolutely। जिया है, देखा है दूरदर्शन पे कब पहली बार शाहरुख खान स्क्रीन पर आया, तो आई लव इट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, शाहरुख ने थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर दिया हमें। जी। ठीक है, तो योर फेवरेट एक्टर? आई थिंक अगेन शाहरुख खान। आई थिंक ही इज अमेजिंग। ग्रेट। फेवरेट सॉन्ग? दिस न्यू सॉन्ग, नो नॉट न्यू बट काफ़ी ओल्ड है। ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, बहुत पसंद है। गुड गुड। तो क्या लगता है कि कभी बॉलीवुड में या हॉलीवुड में काम मिलेगा तो जाओगी? ऑफ कोर्स, अगर मिलेगा तो ज़रूर जाऊंगी, और ये तो मतलब ड्रीम कम ट्रू जैसी वाली बात हो क्योंकि अब जाएगी। OTT का ज़माना है और जी, इतनी आर्ट है, इतना पैशन absolutely, है, तो आई थिंक बहुत जल्दी बहुत बड़ा चांस हाथ लगने वाला है। ऐसी Thank you so यूनिवर्स से much। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। Oh, thanks a सो lot। योर फेवरेट ताल और द वे यू परफॉर्म दैट बंदिश, योर हाँ, फेवरेट बंदिश? मेरी फेवरेट ताल एक्चुअली तीन ताल है, जो सबकी ऑल टाइम फेवरेट है। और मुझे रिदम्स बहुत पसंद है। मतलब जैसे कुछ डांसर्स होते हैं जिनको मेलोडी पसंद है, पर मुझे रिदम्स बहुत अट्रैक्ट करती हैं। जैसे जब किसी भी एक बंदिश में प्रोग्रेशन होता है या कुछ काट छाट होती है, जैसे मैंने बहुत पहले एक तबले की बंदिश सीखी थी जिसपे 3 डिफरेंट लय का जिक्र है। सो धगत त किट धागे तेरे किट धागे तिट तिट कता गदी ग धा ते था धागे त किट धागे तेरे किट धागे तिट तिट कता गदी गन धा ते ता धगत त किट धागे तेरे किट धागे तिट तिट कता गदी गन धा ते धा। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। क्या बात है। ताल कोई फ्यूजन पसंद आता है या कभी बनाया? फ्यूजन ऐसे तो मतलब अभी याद नहीं है, बट काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो मुझे बहुत पसंद है, जो फ्यूजन का जैसे बोलेंगे इंटीग्रेटेड काम कर रहे हैं। क्लासिकल और जो कि हम बोलेंगे कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक, जैसे अली सेठी हैं जो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। अनिरुद्ध वर्मा हैं, वो दिल्ली के ही हैं और उन्होंने बहुत एक इनिशिएटिव निकाला अनिरुद्ध वर्मा कलेक्टिव करके, वो भी बहुत काम कर रहे हैं। और काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, जो इंटीग्रेट कर रहे हैं सब कुछ। जैसे अगम बैंड है, विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट एवर, आई थिंक एंड द ओनली वन which fuses Carnatic and metal. So it's very interesting to see all these, and you know, and I feel very blessed and grateful कि I'm able to appreciate the art. To be able to appreciate is also a blessing. थैंक यू सो मच आम्रपाली, इतना मज़ा आया, इतना इन्जॉय किया मैंने आपके साथ बातचीत करना। बातों बातों में हमने कहाँ की बात नहीं की, दिल की हर वो बात करी जो मैं करना चाहती थी, और आपने भी मुझे बिल्कुल दिल से ही जवाब दिए, क्योंकि कलाकार ही कलाकार को समझ सकता है। तो आई एम रियली ऑनर्ड एंड इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बातों बातों में बार बार इसी तरह आते रहें और बातें करते रहें। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, आज आम्रपाली के साथ बात करके मुझे लग रहा है, चाहे आप कथक एज अ प्रोफेशनल
बनना चाहें या ना बनना चाहें, जीवन में भी ये बातें आपको बहुत काम आने वाली हैं। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।